नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत विद पद्मजा चैनल में। दोस्तों, संस्कृत प्रश्न पत्र में एक भाग होता है अपठित अवबोधनम, जिसके अंतर्गत अपठित गद्यांश आता है, जो बहुत ही स्कोरिंग होता है और थोड़ी सी जागरूकता के रखने पर आप बड़ी आसानी से पूरे 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें कैसे करना चाहिए। अपठित गद्यांश करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। सबसे पहले तो हम इसका अर्थ जान लेते हैं। अपठित गद्यांश का मतलब है अनसीन पैसेज, जो 10 मार्क्स का होता है। फिर दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि दिए हुए गद्यांश को हम ध्यान से पढ़ें, पूरे गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। मुख्य शब्दों जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम या जिसके विषय में बात हो रही हो, उन्हें रेखांकित करते जाएं, उन्हें हाईलाइट करते जाएं। फिर ये जरूरी है कि हम प्रश्नों का अर्थ समझें। देखिए इसमें किस तरह से प्रश्न आते हैं, आप देखिए। एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का मतलब है एक ही शब्द में उत्तर देना है। ये 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें बच्चे अधिकतर गलती करते हैं कि एक शब्द में उत्तर देने की जगह वो पूर्ण वाक्य में उत्तर दे देते हैं, फुल सेंटेंस में दे देते हैं, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं या फिर उनको मार्क्स मिलते ही नहीं है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि एक ही शब्द में उत्तर देना है, अनुच्छेद से छांटकर। पूर्ण वाक्येन उत्तरत मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ये 2 मार्क्स के होते हैं और 2 क्वेश्चंस आते हैं। फिर तीसरा पार्ट होता है निर्देशानुसार उत्तरत, मतलब जैसा कहा गया है वैसा करना है। इसमें 2 व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं जो पैसेज से छांटकर ही करने होते हैं और दोनों क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, ठीक है। तो हमने इसका पैटर्न समझ लिया और हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अपठित गद्यांश करने में भी शब्दार्थ, कारक, शब्द रूपों का नियमित अभ्यास ही काम आता है। इसलिए हमें इनका नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए और सभी प्रश्नवाचक शब्दों के अर्थ भी याद होने चाहिए। अगर इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपने अपठित गद्यांश सॉल्व किया तो निश्चित ही आपके फुल मार्क्स आएंगे। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए एक गद्यांश है। अपठित का मतलब तो आप समझते होंगे, अ मीन्स नहीं, पठित मीन्स पढ़ा गया, मतलब जो पढ़ा नहीं गया वो गद्यांश, अर्थात अनसीन पैसेज। अब देखिए, राजा स्वदेशे पूज्यते, विद्वान तु सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ भी आपको समझना है और वो तभी समझ पाएंगे जब आपका शब्दकोश और ग्रामर जो है थोड़ी अच्छी होगी। राजा अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान तो सब जगह पूजा जाता है। विद्या या कोशा अपूर्वा भवति, यह दानेन वर्धते संचयाच्च नश्यति। विद्या का खजाना अनोखा होता है जो दान देने से बढ़ता है और इकट्ठा करने से नष्ट हो जाता है। अलसः नरः विद्याम न प्राप्नोति। आलसी व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। कौन व्यक्ति? आलसी व्यक्ति। ये सब आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं या अलग रफ पेपर में नोट कर सकते हैं अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह श्रमेण अध्ययनम करोति सह विद्वान भवति। जो श्रम से अध्ययन करता है, परिश्रम से अध्ययन करता है, वो विद्वान होता है। तो आपका ये क्वेश्चन इससे भी बन सकता है आगे, ठीक है। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है, विनम्रता देती है। विनम्र नरः योग्यताम प्राप्नोति, और विनम्र नर योग्यता प्राप्त करता है।
और योग्यः नरः धनम लभते, और योग्य नर, योग्य मनुष्य धन प्राप्त करता है। या स्वधनस्य उपयोगम सत्कार्येषु करोति सह सुखम प्राप्नोति, जो अपने धन का उपयोग सच्चे अच्छे कार्यों में करता है वह सुख प्राप्त करता है। यथा हंस मध्य बकह न शोभते, जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला अच्छा नहीं लगता, तथैव सभा मध्य विद्या विहीना न शोभते, उसी प्रकार सभा के बीच में अर्थात विद्वानों की सभा के बीच में विद्याहीन जो मनुष्य है, अज्ञानी मनुष्य है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इस आपको ये समझ में आया कि इसमें किसके बारे में जोर दिया गया है? विद्या के बारे में, विद्या के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपको जो भी लगे मेन मेन वर्ड्स पॉइंट्स वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। अब देखिए आप इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पहला पार्ट होता है एक पदेन उत्तरत, ये 4 क्वेश्चन है देखिए, और एक एक नंबर के। अगर आपने इनको सही किया तो आपको पूरे 4 मार्क्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो राजा कुत्र पूज्यते, कुत्र की मीनिंग आपको आनी चाहिए, है ना। कुत्र मीन्स कहाँ, इसीलिए मैंने कहा है कि क्वेश्चन वाले वर्ड्स के अर्थ याद करिए। तो राजा कुत्र पूज्यते, अब आप पैराग्राफ देखिए कि राजा स्वदेशे पूज्यते, तो बहुत से बच्चे, बहुत से छात्र जो हैं, ये जहां राजा और पूज्यते वर्ड उनको दिखाई पड़ा तो पूरी लाइन उतार देते। दैट इज रॉन्ग, ये आपको 0 भी दिला सकता है। तो आपको एक वर्ड में उत्तर देना है, एक शब्द में। कुत्र मतलब कहाँ, मतलब स्वदेशे, अपने देश में। तो आपको स्वदेशे बस लिखना है, एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके। योग्य नरः किम लभते, योग्य नर क्या प्राप्त करता है? तो क्या प्राप्त करता, आप पैराग्राफ में देखिए। योग्यः नरः, ये आई लाइन, योग्यः नरः धनम लभते, तो आपको केवल क्या का आंसर लिखना है, धनम, है ना। क्या प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है। ओके। सभा मध्य कह न शोभते, सभा के बीच में कौन अच्छा नहीं लगता है, कौन अच्छा नहीं लगता है, देखिए इसमें। तो ये इस लाइन में आपका आंसर आ रहा है, सभा मध्य विद्याहीना न शोभते, तो आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी है। कह, कह मीन्स कौन, तो आपको लिखना है यहाँ पे विद्याहीनः। ओके। नेक्स्ट है आपका कीदृशः नरः विद्याम न प्राप्नोति। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर आपने न नहीं पढ़ा ना तो आपका आंसर फिर गलत हो जाएगा, आप गलत लिख देंगे। तो कीदृशा की मीनिंग भी आनी चाहिए। कीदृशा मीन्स कैसा, कैसा आदमी विद्या प्राप्त नहीं करता है। आप देखिए इसमें कैसा आदमी नहीं प्राप्त करता है, तो ये लाइन देखिए आप, कहाँ है, ये है देखिए, अलसः नरः विद्याम न प्राप्नोति, तो आपको पूरी लाइन नहीं लिखना है, आपको केवल लिखना है क्या, अलसः। अलसः मीन्स आलसी। ठीक है, ये आपके फुल 4 मार्क्स हो गए। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब ये ध्यान रखना है आपको कि फुल सेंटेंस में आंसर देना है, और आंसर के अंत में आपका पूर्ण विराम आना चाहिए, तभी वो फुल सेंटेंस होगा। ठीक है, तो देखिए, विद्याया कोशः कीदृशः अस्ति। अब विद्याया कोशः कीदृशः अस्ति पूछा गया, तो क्वेश्चन में अस्ति दिया, यहाँ भवति दिया, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया वैसे आपको आंसर देना है। तो विद्याया कोशः अपूर्वः अस्ति। ठीक है, अगर आप यहां तक भी लिख देते हैं तो गलत नहीं है कि यह दानेन वर्धते संचयाच्च नश्यति, आपने उसकी विशेषता भी बता दी, क्योंकि फुल सेंटेंस में आंसर देना है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्वान कह भवति, विद्वान कौन होता है, तो फुल सेंटेंस में आंसर देना है। तो आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है, यह श्रमेण अध्ययनम करोति स विद्वान भवति, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। तो ये आपके 2 मार्क्स आपके मिल गए पूरे पूरे। ये देखिए, तो 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 4 हो गए, 8 मार्क्स हो गए आपके। अब आपको देखना है निर्देशानुसार उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो निर्देश जैसा कि बताया गया है
वैसा उत्तर दीजिए। तो करोति में कौन सी धातु है? करोति में कौन सी धातु है? तो आपको ये आना चाहिए। कुछ धातुएं होती हैं कि जैसे पठती है, खादती है, वदती है, इस तरह की धातुएं होती जो सिंपल होती हैं, तो उनका जो पहले के 2 अक्षर होते हैं, पठती का पठ और ठा हलंत हो जाएगा, खादती का खाद द हलंत हो जाएगा। जब हम धातु बना देते हैं तो लास्ट वाले अक्षर में हलंत लग जाता है। गच्छति का गम, हसती का हस, वदती का वद, लाइक दिस। लेकिन कुछ धातुएं होती हैं जो चेंज होती हैं, जो अपने रूप से चेंज होती हैं, तो वो आपको स्पेशल याद करनी पड़ेंगी। जैसे गच्छति का गच्छ नहीं होगा, गम हो जाएगा। इसी तरह भवती का भू धातु है, तो आपको धातुएं याद करनी पड़ेंगी। तो ये करोति में क्री धातु है, आपको लिखना है क्री धातु। फिर दानेन में कौन सी विभक्ति है? तो आप देखिए दानेन, मेन वर्ड इसका क्या है? दान। अ की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये अकारांत ग्रुप का है, छोटे अ की वाले ग्रुप का है, छोटे अ की आवाज जिसके अंत में आती है। तो कौन सा रूप आपने याद किया छोटे अ के अंत वाला? बालक भी याद करते हैं बच्चे, बालक, देव, नर, लाइक दिस याद करते हैं। तो आपको जो भी रूप याद है आप उसको मन में रिवाइज करिए। जैसे आपको बालक के याद है तो बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकये। तो बालकेन मतलब थर्ड नंबर पे आ रहा है ना, थर्ड नंबर एक वचन पे आ रहा है, तो ये तृतीय विभक्ति है। इसी तरह दानेन लिखा है ना, तो तृतीय विभक्ति है। तो आपको एक एक ग्रुप के एक एक रूप तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी तृतीय विभक्ति हो गई। तो इस तरह आपके पूरे 10 मार्क्स आपके पक्के हैं, अगर आप थोड़ा केयरफुल और रेगुलर स्टडी करने वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अपठित गद्यांश बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप लोग पूरे 10 अंक प्राप्त करने के लिए अब तैयार हैं। ओके, आगे मैं ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आपके लिए बनाती रहूंगी। तो धन्यवाद। जय हिंद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।